रितु को अचानक सूटकेस के साथ दरवाजे पर खड़ी देख वो चौंक गई। रितु का अपने पति नवीन से किसी बात को लेकर खटपट था, इसलिए गुस्से में रितु ने पति का घर छोड़ने का फैसला कर लिया था। दरअसल बात यह थी, रात को तुम पार्टी में मौज मस्ती कर घर लौटो, यह मुझे मंजूर नहीं। आगे से तुम ऑफिस की किसी पार्टी में शामिल नहीं होगी। रितु के घर में कदम रखते ही नवीन गुस्से में फट पड़ा था। मेरे नए बॉस ने अपनी प्रमोशन की पार्टी दी थी, मैं उसमें शामिल होने से इनकार कैसे कर सकती थी। रितु का अच्छा खासा मूड फौरन खराब हो गया। इस बारे में मैं कोई बहस नहीं करना चाहता हूँ। जो संभव नहीं उस काम को करने की हामी मैं भी नहीं भर सकती। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम जॉब छोड़ दो। बेकार की बात मत करो नवीन। इतनी अच्छी सैलरी वाली जॉब ना आसानी से मिलती है, ना किसी के कहने भर से छोड़ी जाती है। तुम्हारे सैलरी से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण आदमी की उचित परवरिश है, घर की सुख शांति है। इनकी बलि चढ़ाकर तुम्हें जॉब करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। नवीन का गुस्सा पल पल बढ़ता जा रहा था। आद्विक के उज्जवल भविष्य व घर की सुख शांति की आज हर चीज़ मौजूद है। हमारे सुखद व सुरक्षित भविष्य के लिए, समाज में मान सम्मान से जीने के लिए क्या मेरा जॉब करते रहना जरूरी नहीं है? यूँ डिंगे मारकर तुम मुझे अपने से कम कमाने का ताना मत दो। सिर्फ अपनी कमाई के बल पर भी मैं आद्विक को और तुम्हें इज्जत व सुख से भरी जिंदगी उपलब्ध करा सकता हूँ। रितु को गुस्से से घूरते हुए नवीन ने दलील दी। लेकिन कम और ज़्यादा कमाने की पीड़ा तुम ही महसूस करते हो नवीन, मुझे इस बात का ध्यान भी नहीं आता। मेरी जॉब को लेकर गुस्सा करने के बजाय तुम अपनी मानसिकता बदलो। बेकार की हीन भावना का शिकार होकर अपना और मेरा दिमाग मत खराब करो। चलो अब हटो मेरे सामने से। नवीन को उसके मुंह से निकली बात ऐसी चुभी कि उसका हाथ उठ गया। गाल पर लगे चांटे की पीड़ा और अपमान को सहते हुए रितु उसी पल बिल्कुल खामोश रह गई। अपनी नाराज़गी बरकरार रखते हुए नवीन ने उसे न समझाया, न मनाया और ना ही किसी दूसरे ढंग से अफसोस प्रकट किया। एक दूसरे के प्रति शिकायतों व नाराज़गी से भरे दोनों ही रात भर ठीक से सो नहीं पाए। उन दोनों का 6 साल पहले ही लव मैरिज हुआ था। शायद इस कारण दोनों दिलों में मायूसी, निराशा व टीस का एहसास गहरा था। नवीन शादी होने से पहले ही मेरी शख्सियत को अच्छी तरह से जानता पहचानता था। मैं बेहद महत्वाकांक्षी और मेहनती लड़की हूँ। हर तरह से अव्वल रहना मेरा स्वभाव है। प्रेमी के रूप में उसने हर कदम पर मेरा साथ देकर मेरे सपनों को पूरा करने का वादा किया था। अब वह तरक्की की दौड़ में मुझसे पिछड़ गया है तो मैं क्या करूं? जोर जबरदस्ती करके वह मेरी ज़िंदगी को नरक नहीं बना सकता। मैं अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से अपने सपनों को पूरा करने को जीऊँगी। वह साथ नहीं देगा तो अकेले ही। ऐसी सोचों के चलते रितु ने रात भर आंसू भी बहाए और गुस्से की आग में जलती भी रही। नवीन के मन में भी अपनी प्रेमिका बनी पत्नी के प्रति नाराज़गी व शिकायतों से भरे विचार रात भर चले। मुझसे ज़्यादा कमाने का मतलब यह नहीं कि वह घर के कायदे कानूनों का उल्लंघन करे, सारी मर्यादाओं को तोड़ती जाए। बहुत अमीर बनने के ख्वाब ने उसे अंधा और पागल कर दिया है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि यह इतनी स्वार्थी और घमंडी हो जाएगी। अब न तो ये मेरी भावनाओं को समझती है और ना ही आद्विक पर ध्यान देती है। मुझे झुका और दबाकर हमेशा अपनी मनमानी कर सकती है, उसकी ये गलतफहमी इस बार मैं तोड़ ही दूंगा। इस तरह के विचारों ने नवीन के गुस्से की आंख को भड़काए रखा। अगले दिन संडे की सुबह रितु डरे सहमे 4 वर्षीय आद्विक को लेकर अपनी सहेली के साथ रहने उसके घर चली गई। सहेली एक बड़े मकान में अकेले रहती थी। उसने शादी नहीं की थी। जब तक कोई और इंतज़ाम ना हो जाए उसे उसके घर जाना ही ठीक लगा। रितु अपनी मेड को भी अपने साथ ले गई। नवीन या उसके सास ससुर ने उसे एक शब्द भी नहीं बोला। रितु ने विदा होने के समय खुद को बेहद अपमानित और अकेला महसूस किया। रितु के अलग रहने की जानकारी सास ने उसकी माँ को खबर कर दी कि वह नाराज़ होकर और बिना बड़ों की इजाज़त लिए घर से गई। रितु इसलिए माँ के पास नहीं गई कि वहाँ तो उसके माता पिता और भैया भाभी उसे समझाने के लिए पहले से भरे बैठे होंगे। रितु जानती थी कि कोई भी उसके पक्ष को गंभीरता से सुनने में दिलचस्पी नहीं दिखाएगा। उन सभी के एक साथ लेक्चर उनके फ़ोन आने पर रितु पहले भी सुन चुकी हैं।
जब उसने लव मैरिज का फैसला किया था। घर वालों का फ़ोन आने पर रितु को गुस्सा आ गया और फिर उसने कहा, मेरी जॉब को लेकर नवीन रात दिन कलेश करता था, पर मैं सब्र सब्र से सहती रही। कल रात उसने मुझ पर हाथ उठाकर भारी भूल करी है। वह जब तक माफ़ी नहीं मांगेगा मैं नहीं लौटूंगी। अपना फैसला बदलने के लिए अगर आप सब ने मुझ पर दबाव डाला तो मैं किसी दूसरे शहर रहने चली जाऊंगी। जिद्दी रितु की धमकी सुन कर वे चुप तो जरूर रहने लगे, पर उनके हाव भाव साफ कहते हैं कि यूं उसका अलग रहना उन्हें जरा भी पसंद नहीं। अपने माता पिता व सास ससुर को बता रितु बिल्कुल अलग थलग सी पड़ गई। किसी ने उसके मन की पीड़ा को समझने की कोशिश नहीं करी। इस बात का वह बहुत दुख मान रही थी। उसके पिता ने भी फ़ोन पर कहा था, ज़्यादा पैसे कमाने का घमंड मत कर, जिद करेगी तो तेरा घर उजड़ जाएगा। हमें लोगों की नज़रों में शर्मिंदा मत कर और लौट जा। कहीं बात ज़्यादा बिगड़ गई तो बहुत पछताएगी तू। उसकी माँ वक्त बेवक्त आंसू बहाते हुए उसे समझाती। रितु के बड़े भाई ने उसे फ़ोन करना बंद कर दिया। अपनी भाभी के व्यवहार में भी रितु रूखापन साफ महसूस करती। 2-4 बार जब वह सबसे मिलने गई तो सबके मुंह फूले हुए थे। आद्विक का अपने दादा दादी व पिता से रोज़ फ़ोन पर बातें हो जाती। इन तीनों ने रितु से बात करने की एक बार भी इच्छा जाहिर नहीं करी, तो रितु भी चिढ़कर इनसे संपर्क बनाने की कोई कोशिश नहीं करी। नवीन और रितु के निरंतर बिगड़ रहे संबंधों में उनके अहम का टकराव महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। कोई भी पहले झुककर आपस में मिलने की समझदारी नहीं दिखा रहा था। नवीन और उसके माता पिता आद्विक से तब मिलाते जब रितु और उसकी सहेली ऑफिस में होती। रितु से मिलकर सुलह की बातें करने को उनमें से कोई राजी नहीं था। रितु बिना पूछे घर से आई थी। वह जब चाहे लौट सकती है, लेकिन वैसा करने के लिए उसके सामने हाथ नहीं जोड़ेंगे। उन तीनों की ऐसी जिद के चलते जिद्दी रितु के ससुराल लौटने की संभावना बहुत कम होती गई। रितु ने एक फ्लैट का इंतज़ाम कर लिया, कमर्शियल अपार्टमेंट जो एक सोसाइटी में थी। करीब 2 महीने बाद आद्विक का बर्थडे आया। बर्थडे वो मायके में मनाएगी यह तय हुआ। इस अवसर पर नवीन आएगा, इस बात की रितु को पूरी उम्मीद थी। उसने अच्छी पार्टी का इंतज़ाम करने के लिए अपनी माँ को 5,000 रुपये दिए। आज शाम किसी न किसी तरह से मैं नवीन के पास लौटने की सूरत जरूर पैदा कर लूँगी। ऐसा निश्चय रितु ने मन ही मन कर लिया। जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने को रितु जल्द ही ऑफिस से निकलने ही वाली थी जब उसके पास उसकी माँ का फ़ोन आया। रितु, हम सब तेरी ससुराल में आद्विक का बर्थडे मनाने को इकट्ठा हुए हैं, तू भी यहीं आ जा। माँ के मुंह से निकले इन शब्दों को सुनकर रितु को गहरा धक्का लगा। बोली, माँ, पार्टी हमारे घर में होनी थी, आद्विक को तुम वहाँ क्यों ले गई हो? क्रोध की अधिकता के कारण रितु थर थर काँप रही थी। तेरे सास ससुर आद्विक को लेने घर आए तो हमसे इनकार करते नहीं बना। बेटी, तो गुस्सा थूक कर यहीं आ जा, इससे अच्छा मौका फिर तुझे जल्दी। माँ, मैं तुम सबकी चालाकी समझ रही हूँ। रितु की आंखों में बेबसी के आंसू छलक आए। मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, बस मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। अगर तुम आद्विक को वहाँ छोड़ कर आई तो मैं ज़िंदगी भर तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखूँगी। अपनी माँ को आगे कुछ कहने का मौका दिए बगैर रितु ने फ़ोन काट दिया। फिर अपनी सीट से उठकर बाथरूम में गई और वहाँ उसकी आंखों से खूब आंसू बहे। रितु ऑफिस में पूरा समय नहीं रुकी। उसने अपना मोबाइल भी स्विच ऑफ कर दिया। एक रेस्टोरेंट में कई व्यक्तियों के बीच में उसने लंबा समय सोच विचार करने में गुजारा। अपने मायके वालों की हरकत से वह बेहद खफा थी। गुस्सा उसे नवीन पर भी था। अपने बेटे के साथ आज की शाम ना गुजार पाने का उसे सख्त अफसोस हो रहा था। किसी को मेरी और मेरी भावनाओं की फिक्र नहीं है। मैं भी सबको दिखा दूंगी कि अपनी खुशियों के लिए मैं किसी पर निर्भर नहीं हूँ। ऐसी सोचों के प्रभाव में आकर रितु ने अपने मायके को छोड़कर अलग रहने का निर्णय लेने के बाद ही कुछ शांति महसूस करी थी। रितु ने अपने मनोभावों को सहेली के साथ बांटते हुए मजबूत स्वर में कहा, रिया, मैं शिक्षित और आत्मनिर्भर होने के कारण अन्याय के विरोध में अकेली खड़ी हो सकती हूँ। नवीन इतना बदल गया है कि मैं उसके साथ पूरा समझौता करके भी नहीं निभा पा रही थी। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है आद्विक का उचित पालन पोषण करना, और वह मैं करूँगी सिर्फ अपने बलबूते पर।
रितु अकेले आद्विक के साथ रहने का पक्का फैसला कर चुकी थी। कोई भी उसे समझाने की कोशिश करता तो वह उससे बहस में उलझ जाती या नाराजगी भरी खामोशी धारण कर लेती। फ्लैट में रहना आराम करने के कुछ दिन बाद ही नवीन ने उससे फ़ोन पर बात करी। तुमने अकेली रहने का फैसला किस लिए लिया है? रितु, क्या तुम मेरे पास लौटने में दिलचस्पी नहीं रखती हो? नवीन की आवाज़ में गुस्से और शिकायत के मिले जुले भाव थे। नवीन, यह फ्लैट हम दोनों का है। तुम जब चाहे यहाँ हमारे साथ आकर रहना शुरू कर दो। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हुए रितु ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। मेरी यह गलत फहमी टूट चुकी है कि हर चीज़ में हम दोनों बराबर के भागीदार हैं। फ्लैट और कार तुम्हारी है क्योंकि उनकी किस्त तुम भरती हो। अब तो फ्रिज और टेलीविज़न, सोफ़ा, गैस जैसी चीज़ें भी तुमने अपनी ही खरीद ली हैं। मेरा तुम पर या तुम्हारी चीज़ों पर कोई अधिकार नहीं रहा। यह मुझे अच्छी तरह से समझ आ गया है। नवीन का स्वर कड़वाहट और व्यंग से भर उठा। नवीन, हम अधिकार के बजाय भागीदारी के नज़रिए से ज़िंदगी के बारे में सोचें तो क्या वह बेहतर नहीं होगा? अच्छा, भागीदारी के नाम पर तुम मुझे जो दबाना और शर्मिंदा करना चाहती हो वह कभी नहीं होगा रितु। नवीन, तुम समझदारी के बजाय अहंकार और गुस्से से काम। मुझे तुम्हारा लेक्चर नहीं सुनना है। नवीन ने गुस्से से फटते हुए उसे टोका। तुम्हारी जैसी बददिमाग औरत के पास मैं कभी नहीं लौटूंगा। तुम अब जिंदगी भर अकेली रहना। यह धमकी देकर नवीन ने संबंध तोड़ दिया। नवीन का कठोर व्यवहार उस रात रितु को रुला नहीं पाया। उल्टा उसका अकेले रहकर आद्विक और अपने जीवन की भावी खुशियाँ सुनिश्चित करने का संकल्प और ज़्यादा मजबूत हो गया। आगामी हफ्तों में रितु ने कई समस्याओं का सामना किया, पर सहायता के लिए उसने अपने मायके व ससुराल वालों की तरफ नहीं देखा। आद्विक बाल कक्ष में जाने लगा। सुबह मेड आकर रितु का काम में हाथ बटाती, पर रात का सारा काम वह खुद करती। बहुत थक कर कभी कभी काफ़ी परेशान हो जाती, पर न उसने ऑफिस के काम पर विपरीत प्रभाव पड़ने दिया और न ही अपना मनोबल टूटने दिया। रितु की माँ को छोड़कर कोई उससे मिलने नहीं आता था। बाकी सब शायद उसके टूटकर पुरानी परिस्थितियों में लौटने का इंतज़ार कर रहे थे। ऐसी सोच रितु को हर परेशानी का सामना करने की ज़्यादा हिम्मत प्रदान करती। रितु और नवीन की करीब 5 महीने बाद पहली मुलाकात आद्विक के स्कूल की प्रिंसिपल केतकी के ऑफिस में हुई। उन्होंने दोनों को एक साथ अपने पास संदेशा देकर बुलवाया था। रितु ने जब केतकी के कक्ष में प्रवेश किया तब नवीन वहाँ पहले से ही उपस्थित था। वार्तालाप के आरंभ में केतकी ने उन्हें जो स्कूल में आद्विक के व्यवहार के बारे में बताया वह दोनों को चौंका गया। पहले अच्छे विद्यार्थियों में गिना जाने वाला आद्विक अपनी शिक्षिकाओं के लिए अब समस्या बन गया था। वह चिड़चिड़ा और झगड़ालू हो गया था। पढ़ने और सीखने में उसकी रुचि कम हो गई थी। अपने सहपाठियों की चीज़ें तोड़ने फोड़ने में उसे खूब मजा आता। उसे संभालना बहुत कठिन हो गया था। अब आद्विक की क्लास टीचर ने एक दिन उससे प्यार से बात करी तो मालूम पड़ा कि वह अपने पापा, दादा दादी, नाना नानी को बहुत याद करता है। उसका मन उनसे मिलने को तड़पता है। अपनी टीचर से बातें करते हुए वह भावुक होकर कई बार रोया। मैंने उसकी बिगड़ी मानसिक स्थिति की चर्चा करने के लिए आप दोनों को बुलाया है। हम सबकी नासमझ और लापरवाही के कारण अगर उस मासूम का भविष्य खराब हो गया तो हम सभी अफसोस करेंगे। केतकी के इन शब्दों को सुनकर नवीन गंभीर व उदास सा और रितु उत्तेजित व भावुक नजर आने लगी। प्रिंसिपल साहिबा के साथ उनकी यह मुलाकात करीब 20 मिनट चली। इस दौरान रितु ने नवीन के ऊपर अपने साथ सहयोग न करने व अभद्र व्यवहार करने के आरोपों को कई बार ऊंची आवाज़ में दोहराया। तेज गुस्से के कारण उसकी आवाज़ व शरीर दोनों कई बार कांपने लग जाते थे। नवीन ने केतकी और रितु दोनों की बातें अधिकतर खामोश रहकर सुनी। उसने न ज़्यादा सफाई दी और ना ही रितु के खिलाफ बोला। जब भी आद्विक के बिगड़े व्यवहार के बारे में प्रिंसिपल कोई जानकारी देती उसकी आंखों में दुख, चिंता और उदासी के मिले जुले भाव और गहरा जाती। उन दोनों को काफ़ी समझाने के बाद केतकी ने अंत में कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि आप दोनों आद्विक के सुखद भविष्य और समुचित विकास की खातिर साथ साथ रहना शुरू कर देंगे। अपने उत्तरदायित्वों को आपसी अहम के टकराव के कारण नज़रअंदाज ना करें। अपने बेटे को घर में हंसी खुशी का माहौल उपलब्ध कराना आप दोनों का ही फर्ज है।
प्रिंसिपल के कक्ष से बाहर आते ही नवीन ने अपना यह निर्णय ऋतु को सुनाया। अतीत में जो कुछ भी हुआ है उसका मुझे अफसोस है। मैं आज शाम ही तुम दोनों के पास रहने को आ जाऊंगा। नवीन ने अपना वचन निभाया भी। 2 सूटकेस में अपना सामान भर कर उसी शाम फ्लैट में आ पहुंच गया। ऋतु ने उलझन भरी खुशी के साथ उसके निर्णय का स्वागत किया। आद्विक तो इतना खुश हुआ कि पिता से लिपट गया। नवीन के इस कदम से उनके आपसी संबंध सुधरने चाहिए थे, पर ऐसा नहीं हुआ। अतीत व भविष्य से जुड़ी अपनी सोचों को बदलना या रोकना इंसान के लिए आसान नहीं होता है। पहले अपने अहम के कारण दोनों लड़ते झगड़ते थे, पर अब अजीब सा खिंचाव दोनों के बीच बढ़ने लगा। एक ही छत के नीचे साथ साथ रहते हुए भी अजनबियों सा व्यवहार करते। उनकी आपस में बातचीत अधिकतर आद्विक के बारे में ही होती। कभी कभी औपचारिक विषयों पर 2-4 वाक्य बोल लेते। दिल से दिल की बात कहने सुनने का अवसर कभी आता भी तो दोनों अजीब सी रुकावट महसूस करते हुए उस राह पर आगे बढ़ने की ताकत अपने अंदर नहीं पाते हैं। तुम इतना चुपचाप क्यों रहते हो? कभी कभी ऋतु चिढ़े हुए अंदाज में नवीन से पूछ भी लेती। मैं ठीक हूँ, उदासी भरे अंदाज में कुछ ऐसा ही जवाब देकर नवीन आद्विक की तरफ ध्यान बटा लेता था। सच यह था कि दोनों रहने को सिर्फ साथ रहने लगे थे। उनकी सोच व व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया था। मन की शिकायतों व नाराजगी के पूर्ववत बने रहने के कारण उनके आपसी संबंधों में सुधार नहीं हो पा रहा था। नवीन अपने दिल की बात किसी से नहीं कहता था, पर ऋतु अपनी सहेली रिया से अपना सुख दुख बांट लेती थी। ऋतु, तुम नवीन के बदलने का क्यों इंतजार कर रही हो? तुम खुद ही सहज होकर उससे हंसना बोलना क्यों नहीं शुरू कर देती हो? रिया अक्सर उससे कहती। नवीन मुंह से कुछ ना कहे, पर उसकी आंखों में अपने लिए लानतों, शिकायतों व नाराजगी के भावों को अभी भी साफ पढ़ लेती हूँ। तब तक मेरे अंदर कुछ भी भर सा जाता है, मन विद्रोह सा कर उठता है और मैं मीठा या अच्छा बोलने का अभिनय करने में खुद को पूरी तरह से असमर्थ पाती हूँ। ऐसा जवाब देते हुए ऋतु चिढ़ व गुस्से के शिकार बन जाती है। तुम दोनों शादी होने से पहले घंटों हंस बोलकर भी प्यासे से रह जाते थे। पता नहीं क्या हो गया है तुम दोनों को। दुख प्रकट करते हुए रीता की पलकें नम हो उठती। रिया ने लाख कोशिश करी, पर वह ऋतु और नवीन को उनकी शादी की 7वीं एनिवर्सरी के मौके पर किसी पहाड़ी स्थल पर घूम आने को राजी नहीं कर पाई। रिया के प्रयासों से ही उनके फ्लैट पर एनिवर्सरी के दिन पार्टी का आयोजन हो गया। ऋतु और नवीन दोनों ने इस पार्टी के प्रति जरा भी उत्साह नहीं दर्शाया। वैसे पार्टी वाली शाम उन दोनों ने ही मेहमानों के सामने नकली मुस्कान और खुशी जाहिर करने वाले मुखौटे ओढ़ लिए। उन सबकी खातिरदारी जोश के साथ करते देखकर कोई अनुमान नहीं लगा पा सकता था कि उनके बीच भारी मनमुटाव चल रहा है। बनावटी व्यवहार इंसान के दिलो दिमाग को कहीं ज़्यादा थका देता है। आखिर मेहमान की विदा होने तक ऋतु का सिर दर्द इतना फटने लगा कि उसे दर्द निवारक गोली लेनी पड़ी। नवीन थका हारा सा सोफे पर आंखें मूंद कर लेट गया। दोनों के मन में यह चाह मौजूद थी कि आज की विशेष रात वे एक दूसरे के साथ गुजारें, पर इस इच्छा पूर्ति के लिए पहल करने से दोनों हिचकते रहें। ऋतु घर संवारने लगी। नवीन आद्विक से बातें करता रहा। दोनों के मन पर बेचैनी व तनाव का बोझ बढ़ता गया। काम समाप्त कर ऋतु ने कपड़े बदले और डबल बेड पर लेट गई। नवीन आकर उसे प्यार से बातें करे, इसकी कामना करते करते उसकी आंखें लग गईं। बाहर ड्राइंग रूम में नवीन ऋतु के अपने पास आकर बैठने का इंतजार करते हुए नकारात्मक ऊर्जा से भरने लगा। आज की रात भी अपनी पत्नी का घमंडी मन उसे बुरी तरह चुभने लगा। आद्विक कुछ देर बाद सो गया। उसे उठाकर नवीन बेडरूम में ले गया। वहाँ ऋतु को सोता देखकर उसको तेज धक्का लगा। उसके तन मन में दुख, पीड़ा व अकेलेपन का एहसास कराने वाली ऐसी तेज लहर उठी कि उसकी आंखों में आंसू छलक आए। आद्विक को ऋतु के पास लिटाकर वह खुली खिड़की के पास आ खड़ा हुआ। आंखों में आंसू भरे होने के कारण उसे बाहर का दृश्य धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था। आद्विक के हिलने डुलने के कारण ऋतु की नींद टूट गई थी। फिर एक अजीब सी आवाज़ ने उसके कानों तक पहुंचकर उसे पूरी तरह जगा दिया। वह आवाज़ नवीन के गले से निकली थी। ऋतु उठकर उसके पास पहुंची तो अपने पति के गले से निकल रही सुबकियों की आवाज़ साफ साफ सुन ली। नवीन, तुम रो रहे हो? क्यों?
घबराई रितु ने नवीन के कंधों को पकड़कर उसे अपनी तरफ घुमा लिया। उस पल तक रितु ने नवीन को यूं किसी बच्चे की तरह आंसू बहाते कभी नहीं देखा था। उसके उदास चेहरे पर बहते आंसुओं को देखकर वह स्तब्ध रह गई। क्या बात है? यह पूछते हुए रितु की खुद की आंखें भी भर आई। नवीन के होठ कुछ कहने को फड़फड़ाए पर गले से बोल नहीं निकले। बस आंसुओं के बहने की रफ्तार व सिसकियों की आवाज़ ज़्यादा तेज हो गई। प्लीज़ मत रो। रितु ने हाथ बढ़ाकर अपने पति के गालों पर बह रहे आंसुओं को पोंछ डाला। दोनों की नज़रें आपस में मिली। रितु का दिल ऐसा भावुक हुआ कि वह रो भी पड़ी। नवीन के हाथ अपने आप फैले और रितु बिना सोचे समझे उसकी छाती से लिपट गई। जिंदगी ने हमें यह किस मोड़ पर ला खड़ा किया है रितु? हमारे बीच प्रेम की जगह ये शिकायतें, यह नफरत कहाँ से आ गया? रो रहे नवीन की आवाज़ में गहरी उदासी और अफसोस के भाव रितु को अंदर तक हिला गए। एक ऐसा तूफान रितु के मन में उठा कि उसके मन में दबी सारी नकारात्मक भावनाओं को आंसुओं की राह से बहाना शुरू कर दिया। मैं तुमसे दूर होकर नहीं जीना चाहती हूँ। मेरी अकड़, मेरे घमंड ने हमारी खुशियाँ तबाह कर दी। मुझे माफ़ कर दो नवीन। मुझे पहले की तरह अपने दिल की रानी बना लो। सुबकती रितु ने नवीन के आंसू पोंछते हुए अपने दिल की इच्छा बयान करी। तुमसे बड़ा कसूरवार मैं हूँ रितु। नवीन रूंधे गले से बोला। मेरे अहम ने हमारे प्रेम की जड़ों को कमज़ोर कर दिया। मुझे तुम्हारी तरक्की और सफलता ही बुरी लगने लगी। हर कदम पर साथ देने के बजाय मैं तुम्हारा विरोधी क्यों हो गया? एक बार दोनों ने अपने अपने दिल की गहराइयों में दबी छिपी बातों को जबान पर लाना शुरू कर दिया तो जैसे कोई बांध सा टूट गया। दोनों देर तक एक दूसरे से सटे अतीत की बहुत सी घटनाओं व यादों को शब्द देकर बांटने लगे। जब वे सोने के लिए पलंग पर लिपट कर लेटे तब तक उनके दिलो दिमाग पर लंबे समय से बना रहने वाला चिंता, तनाव, शिकायतों व नाराज़गी का बोझ पूरी तरह से उतर चुका था। नवीन ने रितु का माथा प्यार से चूम कर कहा, तुम आज मुझे ज़्यादा सुंदर लग रही हो क्योंकि मैं बहुत बहुत खुश हूँ। आज मैं तुमसे एक पक्का वादा कर रही हूँ। रितु उसकी आंखों में प्यार से झांकते हुए मुस्कुराई। करो। नवीन उसकी जुल्फों से खेलने लगा। भविष्य में हमारा दिन भर चाहे कितना भी झगड़ा हो पर सोने से पहले मैं सिर्फ तुम्हारे प्यार की गर्माहट अपने रोम रोम में महसूस करना चाहूँगी। एक दूसरे के दिल की बात कहने सुनने का सिलसिला अब हम कभी टूटने नहीं देंगे। हमारी खुशियों व आद्विक के उज्जवल भविष्य की खातिर मैं तुम्हारे साथ पूरा सहयोग करूँगा। जिंदगी के सफ़र में आने वाली चुनौतियों तभी समस्याएं बनती हैं जब हम उनका बोझ अतीत व भविष्य की चिंताएं बनाकर मन में ढोने लगते हैं। ऐसी मूर्खता करने से हम बचेंगे। बिल्कुल, कहकर दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली नई कहानी से।